नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूं टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। दोस्तों, हमारा जो इतिहास का पोर्शन शुरू है जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी राजस्थानी कल प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी। उसके बाद जो अलग अगला टॉपिक है वो है गुर्जर प्रत्यार। इन जो 6 से 10 हमने आपको बुक बता रखी है, इनमें वो टॉपिक गुर्जर प्रत्यार नहीं है, इसके लिए हम अलग से देखेंगे आपके लिए। आज हम जो है इसके अगला टॉपिक है अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहान आज हम टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आरपीसी टीचर्स एग्जाम्स के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और अन्य अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अन्य वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है, यानी जो चौहानों की उत्पत्ति है इसके विषय में बहुत सारे अलग अलग जो इतिहासकारों के अलग अलग मत है। वंशावली और ख्यातों ने अग्निवंश माना है, यानी ये कह दे कि अग्निवंश किन्होंने माने चौहानों को, तो माना है वंशावली, जो वंशावलियाँ हैं चौहानों की, और ख्यात है अलग अलग जो ख्यातें होती है उन्होंने माना है कि चौहान क्या थे, अग्निवंशी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि ये सूर्यवंशी स्त्री थे, यानी सूर्यवंशी स्त्री कौन मानते हैं, जीएच ओझा। जीएच ओझा मानते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। अचलेश्वर मंदिर के लेख में चंद्रवंशी माना गया, और अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है इसमें कहा गया कि चौहान क्या थे, चंद्रवंशी थे। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी बताते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश मानते हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो शर्मा है तो चौहानों की उत्पत्ति किसी मान से ब्राह्मण वंश है। यानी ये अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। बिजोलिया शिलालेख जो है उसके अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक था वासुदेव चौहान। चौहानों का आदि पुरुष था, यानी चौहानों का आदि पुरुष कौन था, वासुदेव चौहान, जो क्या था, सांबर झील का प्रवर्तक। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जिसका समय 551 ईस्वी माना जाता है, यानी जिसका लगभग समय 551 ईस्वी माना जाता है। प्रारंभ में चौहान जो गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे, यानी शुरुआत में बताया जाता है कि चौहान जो थे क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार के दिन चौहान को मुक्त कराया, यानी ये पूछ कि किस चौहान शासक ने गुर्जर प्रतिहारों के दिन चौहानों को मुक्त कराया, तो वो तो कौन था, गुवक प्रथम। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, यानी इसका जो वंशज है सामंत वो कहाँ का शासक था, सांबर का, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है। वाकपति राज चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रतिहारों को, जो प्रतिहार थे, उनको परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज सेकंड चौहान का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 1983 में जो हर्षनाथ लेख है वह, जो विग्रहराज सेकंड है उसकी विजयों को लेख कौन करता है, हर्षनाथ लेख, ठीक है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक था मूलराज, उसको पराजित किया था। विग्रहराज सेकंड के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय भी शासक हुए हैं। पृथ्वीराज विजय जो किसका ग्रंथ है, जयानक का। पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है, जयानक का। गोविंद तृतीय की उपाधि है वैरीघट, यानी शत्रु संहारक की, यानी गोविंद तृतीय की उपाधि दी है वैरीघट, यानी शत्रु संहारक की। फरिश्ता जो ग्रंथ है इसके अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था, यानी फरिश्ता के अनुसार जो गोविंद तृतीय था इसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। अब देखो, ये तो थे मतलब शुरुआत के जो चौहान शासक थे। अब देखिए क्रमवाइज अलग अलग। देखो, सबसे पहले चौहान शासकों में जो हम पढ़ेंगे वो है अजय राज। अजय राज का शासनकाल क्या था, 1105 से 1133, ठीक है, 1105 से 1133। अजय राज जो 1105 में शासक बना था, इस वंश का एक प्रतापी शासक था, ठीक है। एक तो इसने 1113 में, यानी 1113 में अजमेरू या अजमेर नगर बसाया था, ठीक है। यानी अजमेरू या अजमेर किसने बसाया था, अजय राज चौहान ने। तो चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इसके चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिसे क्या कहते हैं, अजय प्रिय द्रंभ। अजय प्रिय द्रंभ क्या है, अजय राज चौहान द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के हैं। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी जो है सोमबलवती का नाम भी मिलता है। अजय राज क्या था, शैव मतवावलंबी था, यानी शैव धर्म को, यानी शिव भगवान को मानने वाला था। एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि देगा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबी थे उनको मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो अजय राज के अंदर एक तो आपको उसका शासनकाल याद रखना है 1105 से 1113। एक क्या क्या रखना है कि इसने 1113 में अजमेरू नगर बसाया था। चांदी और तांबे सिक्के चलाए थे अजय प्रिय धर्म। इसकी रानी सोमवती के नाम से भी सिक्के चलाए गए थे, और ये शैव मतावलंबी था। ये आपको मेन इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो शासक है वो है अर्णोराज। देखो, अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक को परास्त किया। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासक को परास्त किया, मगर गुजरात का शासक था कुमारपाल चालुक्य, उससे पराजित हो गया कौन, अर्णोराज, ठीक है।
इसने अजमेर में क्या बनाई थी, आनासागर झील बनाई थी और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, यानी प्रश्न आता है वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में किसने करना है, अर्णोराज ने। आनासागर झील का निर्माण किसने करना है, अर्णोराज ने। अर्णोराज भी शैव धर्म था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी यह सहिष्णुता की भावना रखता था। इसने अजमेर में जो खरत गरच के अनुयायी थे उनको भूमिदान दी थी। देवबोध और धर्मघोष इसके समय प्रकांड विद्वान थे, यानी प्रश्न बदले देवबोध और धर्मबोध किसके समय के विद्वान हैं, तो अर्णोराज के। वैसे तो ये चालुक्य के हाथ पराजय से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को इसने परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों को नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया, यानी इसका जो वंश प्रभुत्व था उसको इसने नहीं घटना दिया। तो ये था अर्णोराज। अगला शासक है विग्रहराज चतुर्थ, यानी बीसल देव जिसे कहते हैं, बहुत ही इसका शासनकाल है 1158 से 1163। ठीक है, विग्रहराज ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया, यानी कौन सा चौहान शासक है जिसने तोमर को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को, यानी गजनी का जो खुसरू शाह था उसको भी इसने प्राप्त किया था। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ललित विग्रहराज नाटक किए थे, यानी विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत नाटक लिखा है हरिकेली और इसका दरबारी था सोमदेव, उसने नाटक लिखा है ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनाई थी। जो विग्रहराज चतुर्थ इसने क्या बनाई थी, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की जो है पंक्तियाँ भी खुदवाई थी, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने इसको तुड़वा कर वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी थी। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर, यानी विग्रहराज था इसने बीसलपुर नगर बसाया था और बीसलपुर झील भी बनाई थी। विग्रहराज के मूल्यांकन में दर्शक शर्मा लिखते हैं उसकी महत्ता क्या निर्विवाद है, यानी बिना किसी विवाद की इसकी महानता है, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष होने के साथ ये विजेता भी था, साहित्य का संरक्षक भी था, अच्छा कवि था, सूझबूझ था। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है जयनक, वो लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने में किसी में क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज के वीरों में ही नहीं वर्ण विद्वानों में भी अग्रणीय मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता भी आंकी जा सकती है। कि लाहौर ने भी उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति का ओट कर सकता था। विग्रहराज का समय जो है चौहानों का या स्पादलक्स का स्वर्ण काल था, यानी किसने कहा था कि केवल हिंदू शासकों में भी एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति ओट कर सकता था, विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा था किल होरन ने। ठीक है, और इसका काल जो है चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। अब जो है चौहान अजमेर के चौहानों में अंतिम शासक आता है पृथ्वीराज तृतीय। देखो इसका शासनकाल है 1173 से 1192। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। कितनी वर्ष की उम्र में शासक बना, 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसने सबसे पहले जो 1182 में सतलज प्रदेश की जो बंडानक प्रजाति थी उसको परास्त किया। इसी वर्ष उसने महोबा का चंदेल शासक था परमर्दी देव चंदेल, उसको पराजित किया और उसकी वीर सेनापति थे अलाउद्दीन जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। पृथ्वीराज ने कन्नौज का गढ़वाल शासक था जयचंद, इसको भी परास्त किया था और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। त्रायन के पहले युद्ध में यानी 1191 में जो है गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में ये गौरी से पराजित होता है, जिससे चौहान राज्य का पतन होता है और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ती है। यानी तराइन के 2 युद्ध होते हैं, एक तो 1191 में होता है और एक होता है 1192 में। 1191 का जो युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज विजय होता है और 1192 में मोहम्मद गौरी विजय होता है। इसके बाद देखो पृथ्वीराज तृतीय जो था वो क्या था, वीर था, विद्यानुरागी था और गुणी जनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज राष्ट्रों का लेखक चंद्रप्रदाय उसकी दरबार की शोभा बढ़ा देते हैं। अब देखो संयोगिता स्वयंवर की कथा क्या है। कन्नौज का शासक था जयचंद, उसने क्या किया, एक राजसूय यज्ञ किया और अपनी पुत्री जो संयोगिता थी उसकी विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज जो था अजमेर का शासक उसको छोड़कर सारे राजा महाराजाओं को उसने आमंत्रित किया। इतनी नहीं, पृथ्वीराज को आमंत्रित भी किया। जयचंद ने क्या किया, स्वयंवर स्थल के बाहर यानी जहाँ पर द्वारपाल होते हैं वहाँ पर पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। अब संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राज महाराज को देख के बढ़ती जा रही थी और जब वह पृथ्वीराज को नहीं देख पाती है तो मन से दुखी थी। किंतु जब दरवाजे पहुंची और द्वारपाल के रूप में प्रेमी की मूर्ति नजर आई तो उसने माला उस मूर्ति गले में डाल दी। उसमें पृथ्वीराज वहाँ पहुंचा, उसने संयोगिता को अपने साथ वहाँ से लेकर अजमेर के लिए प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसके पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में
शत्रुता बढ़ जाती है। अब देखो इसकी ऐतिहासिकता क्या है, यानी ये कितनी सत्य है। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गौरीशंकर हिरानंद जी कल्पना मानते हैं, कहते हैं कि प्रबंध कोश, हमीर का महाकाव्य, प्रबंध राज, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। समकालीन फारसी तारीखों में भी इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अब्बुल फजल ने इसको अवश्य वर्णन किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और रंबा मंदिर में ढेर सारी गलतियां, इसमें वर्णन नहीं मिलने सारी घटना को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। उन्होंने घटना की स्वीकृति स्वीकार करते कहा कि प्रेम जीवन का अंग है और वह सत्य और वास्तविकता घटना घटी है, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसको स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगितापहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशोक्ति वर्णन का आना स्वाभाविक है, किंतु इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये आपके अजमेर के चौहान पूरे हो जाते हैं। तो ये जो है हमने कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से अजमेर के चौहान पढ़े हैं। नेक्स्ट जो है आपके रहेंगे अब अजमेर के चौहानों के बाद सल्तनत काल जो है इसका संबंध शुरू होगा मेवाड़, रणथंभौर और जालौर से। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।